नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया बुक का नाम है। ऑलरेडी हमने इसके पहले चैप्टर के सारे पार्ट जो आपके सिलेबस में पूछे जाने हैं उसके वीडियो को पार्ट 1 में लेके आया था। देखिए, मैं आपको इस चैप्टर को एक बार शुरू करने से पहले बता देता हूं कि मैंने इसके सिलेबस के वीडियोस को ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है। जो सबसे पहला वीडियो था, उसके बाद हमने इस चैप्टर के सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है जिसमें हमारे कुछ टॉपिक्स थे, जिसमें औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को पढ़ना था। इसके अलावा लोकतंत्र के आयाम को पढ़ना था। लोकतंत्र के आयाम में सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, इन तीनों आयाम को पढ़ना था। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राजनीति को आकार देने वाले कार्य। इन सारे मुद्दों को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके बाद, ये हमारे पार्ट 1 था, इसके बाद हमने चैप्टर 2 की बात की थी। चैप्टर 2 में भी हमने संघवाद को खत्म कर लिया। हालांकि संघवाद जो है वो एक बड़ा टॉपिक था, तो इसको समझाने में लगभग 50 मिनट का समय लगा था मुझे, इसलिए इससे ज्यादा लंबा वीडियो करना सही नहीं था, तो मैंने इसको सेकेंड पार्ट बना दिया। देखिए, कई सारे पार्ट में आएंगे। हालांकि मैंने आपको बोला था कि 8 पार्ट में, मतलब टोटल 8 चैप्टर हैं, तो मैं इनको 8 पार्ट में बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं 8 पार्ट में बनाने लगा तो ये वीडियोज काफी लंबे लंबे हो जाएंगे, क्योंकि संघवाद में अगर 50 मिनट का समय लगा है तो 50 मिनट ही गठबंधन में लगेगा, जो इसका सेकेंड टॉपिक है। फिर राजनीतिक दल में भी 50 मिनट लगेगा, और भारत की दलीय व्यवस्था में इससे ज्यादा समय लग सकता है। तो ये चैप्टर 2 जो है वो टोटल 4 घंटे का हो जाता, तो फिर आप उसे पढ़ने में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ संघवाद को ही पार्ट 2 बनाया है, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। तो हमने संघवाद को तो कंप्लीट कर लिया चैप्टर 2 में। आज हमारी जो बारी है वो गठबंधन की है। आज हम गठबंधन के बारे में जानेंगे, और गठबंधन जो है ये हमारा सोल थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, ये तीनों बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चों के लिए गठबंधन, इसके अलावा और भी दलीय व्यवस्था है, राजनीतिक दल के बारे में जानना, ये सब जो है ना वो एक बहुत कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानना ही जानना है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं, जो मैंने आपको चैप्टर 1 में तो ऑलरेडी मैंने ये पूरे 1 पार्ट में कंप्लीट करवा रखा है। सेकेंड पार्ट में हमने संघवाद को कंप्लीट किया है। आज हमारी जो बारी है वो गठबंधन की है। आज हम गठबंधन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गठबंधन के बारे में, कि गठबंधन क्या है, गठबंधन से क्या समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गठबंधन। तो हम शुरुआत करते हैं गठबंधन से, कि गठबंधन होता क्या है। सबसे पहले तो हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि गठबंधन से हम क्या समझते हैं। तो गठबंधन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो राजनीति, समाज और व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि आपने आज तक जो भी गठबंधन के बारे में पढ़ा है, वो गठबंधन के बारे में आपने ऐसा सुना है कि 2 अलग अलग सरकारों का गठबंधन हो जाता है, वो आपस में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप कॉलेज के बच्चे हो गए हो, और ये थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना है, तो ये राजनीति के अलावा सामाजिक गठबंधन भी होता है। समाज के लोग भी आपस में गठबंधन करते हैं, व्यापार के अंदर भी गठबंधन होता है, और भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पे ये गठबंधन की जो प्रक्रिया है वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 2 या 2 से अधिक संगठनों, दलों या देशों के बीच एक समझौता है। देखिए, गठबंधन की बातें जब भी आएगी तो आपको याद रखना है, गठबंधन जो होता है ये क्या होता है। तो गठबंधन में 2 दल जो होते हैं, अलग अलग जो दल होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। यही कहा गया है, दलों का आपस में, संगठनों का, 2 अलग अलग संगठन का भी आपस में जुड़ाव जो है वो गठबंधन ही कहलाता है। 2 देशों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में, 2 प्रांतों के बीच में, 2 व्यक्ति के बीच में ये जो आपस में जुड़ते हैं, ये क्या होता है, गठबंधन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि शादी विवाह में आपने देखा होगा कि शादी के समय ना गठबंधन होता है। वो लड़के और लड़कियों को ना आपस में वो कपड़ों के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो ये क्या है, उस समय कहा जाता है ना कि ये गठबंधन है। तो यही बात है, जब 2 अलग समुदाय, 2 अलग देश, 2 प्रांत, 2 राजनीतिक दल, 2 व्यापारिक दल, 2 सामाजिक दल जब आपस में जुड़ते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, गठबंधन कहलाता है। देखिए, यह एक समझौता
समझौता है, आपस में एक समझौता करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाना गठबंधन कहलाता है, जो एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, अब गठबंधन हो गया है तो क्यों हुआ है गठबंधन? अब क्या हो गया कि जब ये दो अलग अलग पार्टी जुड़े हों, व्यापारिक दल जुड़ा हो, सामाजिक दल जुड़ा हो, दो व्यक्ति जुड़े हों, तो इनका लक्ष्य जो है वो एक ही है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर आम लगा हुआ है। अब एक व्यक्ति उस आम को तोड़ रहा है, शायद वो सक्षम नहीं है उस आम को तोड़ने के लिए। मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा, शायद वो सक्षम नहीं है उस आम को तोड़ने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति उसको ज्वाइन कर लेगा और कहेगा कि हम दोनों मिलकर इस आम को तोड़ते हैं, और जब यह आम टूट जाएगा तो हम दोनों आपस में इसे बांट लेंगे। तो यही है, समझौता हुआ उन दोनों के बीच में। उन दोनों के बीच में एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो लक्ष्य क्या था? आम था। उसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि हम यह आम तोड़ते हैं और आम टूटने के बाद हम इसे आपस में बांट लेंगे। तो यही है, समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस प्रकार के गठबंधन किए जाते हैं। आज के हम इस टॉपिक में गठबंधन की अवधारणा, उसके विभिन्न प्रकार, गठबंधन के प्रकार को भी जानना जरूरी है, उसकी अवधारणा को भी जानना जरूरी है, उसके महत्व के बारे में भी जानना जरूरी है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गठबंधन जो है एक ऐसा पॉइंट है आपके पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर का जो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि आपने 11th और 12th में भी गठबंधन के बारे में पढ़ा है, लेकिन वहां पे आपने समुदायों के गठबंधन के बारे में नहीं पढ़ा है, व्यापारी संगठनों के गठबंधन के बारे में नहीं पढ़ा है, वहां पे आपने राजनीतिक गठबंधन के बारे में पढ़ा है, और बहुत सारे गठबंधन अभी उदाहरण में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये हमारा मुख्य रूप से गठबंधन का कॉन्सेप्ट था कि आखिर गठबंधन होता क्या है और किन किन लोगों के बीच में होता है और क्यों होता है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गठबंधन की परिभाषा और अवधारणा। अगर आपसे पूछा जाए भाई तू मुझे समझा कि गठबंधन क्या होता है, गठबंधन को परिभाषित कर या गठबंधन को विस्तार से बता, तो फिर आप क्या कहोगे? गठबंधन का सामान्य अर्थ है दो या दो से अधिक संगठनों का एकजुट होकर काम करना। सिंपल, एक लाइन में, दो या दो से अधिक संगठनों का आपस में जुड़कर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना ही गठबंधन कहलाता है। यह आमतौर पर एक अस्थायी या अस्थायी समझौता होता है। देखिए, गठबंधन में समझौता तो होता ही है, ये मैंने आपको पहले भी स्लाइड में बताया। तो गठबंधन में जो समझौता होता है वो या तो अस्थायी भी हो सकता है या अस्थायी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, या फिर कुछ समय के लिए भी यह समझौता हो सकता है, जिसका उद्देश्य कुछ खास लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। मैंने आपको बताया एक एम होता है इन लोगों के पास। जब भी कोई गठबंधन होता है तो दो अलग अलग संगठनों में, दो अलग अलग गुटों के पास एक समान लक्ष्य होता है, एक ही एम होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? गठबंधन करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। गठबंधन के तत्वों में सहयोग, समन्वय और साझेदारी प्रमुख है। अब ऐसा नहीं है कि हम आपस में गठबंधन कर लिए हैं और एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, नहीं। जब हम दो अलग अलग समुदाय, दो अलग अलग व्यापारिक दल, दो अलग अलग देश, दो अलग अलग राजनीतिक पार्टी गठबंधन करती है तो समान दायित्व निभाती है। उनको अपने साथियों का सहयोग करना होता है, उनके बीच में उनका बैलेंस बनना जरूरी है। इसके बाद इसमें साझेदारी प्रमुख है, मतलब जितना काम मैं कर रहा हूं उतना ही काम हमारे साझेदार को भी करना चाहिए, तभी गठबंधन सफल होता है। जब विभिन्न दल या संगठन अपने स्वार्थों और हितों को ध्यान में रखते हुए एक साथ आते हैं तो वह एक गठबंधन का निर्माण करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, जब अलग अलग दल, संगठन, समूह, देश, व्यापार करने वाले लोग जब अपने स्वार्थ, अपने इच्छा, अपने आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने हितों को ध्यान में रखते हुए क्या होते हैं? एक साथ आ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये गठबंधन कहलाता है, और यहीं से गठबंधन का निर्माण होता है। तो ये आप गठबंधन की परिभाषा में बता सकते हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गठबंधन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं गठबंधन, इसके बारे में जान लेते हैं। तो गठबंधन के प्रकार में मैं आपको बताना चाहूंगा, गठबंधन विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के गठबंधन है।
क्योंकि शुरुआत के टॉपिक में ही मैंने आपको बताया था, सामाजिक गठबंधन हो सकता है, व्यापारिक गठबंधन हो सकता है, संगठन का गठबंधन हो सकता है, राजनीति का गठबंधन हो सकता है, देशों का गठबंधन हो सकता है, प्रांतों का गठबंधन हो सकता है। तो यहाँ पे गठबंधन के प्रकार में मैंने बताया कि गठबंधन विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये विभिन्न संदर्भों में अलग अलग रूप से धारण करते हैं। अब सबका लक्ष्य एक समान नहीं होगा। अगर कोई व्यापारिक ग्रुप का, व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति आपस में संगठित होता है, आपस में जुड़ता है, और राजनीति का भी दो दल आपस में जुड़ता है, तो दोनों का लक्ष्य समान नहीं होगा। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के गठबंधन की चर्चा की जा रही है, कुछ अपने अलग अलग प्रकार के गठबंधन के बारे में मैंने आपको आगे की स्लाइड में बताया है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि वो कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला है राजनीतिक गठबंधन। इसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, राजनीतिक गठबंधन। आज तक गठबंधन के नाम पे हमने राजनीति के गठबंधन को ही तो पढ़ा है कि राजनीतिक गठबंधन क्या होता है। तो राजनीतिक गठबंधन तब बनते हैं, इसका निर्माण तब होता है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ आते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है? तो यही पॉलिटिकल पार्टी जो देश में सरकार का निर्माण करते हैं, शासन चलाते हैं। तो राजनीतिक गठबंधन तब बनता है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ आ जाते हैं ताकि वे चुनाव में अधिक सीटें जीत सके। अभी हाल फिलहाल में आपने बिहार में ही देखा होगा, नीतीश बाबू की सरकार जो है वो हमारे बीजेपी के सरकार के साथ जुड़ी हुई है। क्या कर रखा है आपस में? गठबंधन, ताकि नीतीश बाबू वापस बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, उनको अधिक से अधिक सीटें मिले। तो इन्हीं कारणों से दो अलग अलग राजनीतिक पार्टी जो है वो आपस में क्या करती है? गठबंधन करती है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए, जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, और यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जैसे इन लोगों का आपस में गठबंधन है। ये दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं और दोनों ने आपस में गठबंधन कर रखा है। इनके गठबंधन प्रमुख है। आमतौर पर आपको इसी उदाहरण के साथ राजनीतिक गठबंधन को समझना पड़ेगा। ये गठबंधन जो है वो आमतौर पर चुनाव के समय बनते हैं। जब चुनाव होने लगता है, जब जनता के मत देने का समय होता है, जब प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों को चुनने का समय आता है, तब जाके इस प्रकार के गठबंधन का निर्माण होता है और चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए इन गठबंधनों को बनाया जाता है। लक्ष्य देखिए समान है, दोनों पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है उसका लक्ष्य क्या है? अधिक से अधिक वोट प्राप्त करना, अधिक से अधिक जनता को अपने पक्ष में लाना ताकि हमारे सरकार का निर्माण हो सके। तो इसलिए क्या करते हैं, दो अलग अलग राजनीतिक पार्टी आपस में जुड़ के गठबंधन करते हैं। कई बार राजनीतिक गठबंधन चुनाव के बाद भी बनते रहते हैं। क्या होता है कि अभी आप देख लीजिए कि मान लो कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने चुनाव करवाया है और चुनाव में उनको भरपूर सीटें नहीं मिली जिससे वो सरकार का निर्माण कर सके, तो वो किसी एक ऐसे राजनीतिक पार्टी को अपने साथ मिला लेंगे जिनके मिलने के बाद वो सरकार बना सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, चुनाव के बाद भी कई बार गठबंधन होता है ताकि स्थिर सरकार चलाई जा सके, एक ऐसे सरकार का निर्माण किया जा सके। तो ये हमारा पहला था जिसका नाम था राजनीतिक गठबंधन। गठबंधन में राजनीतिक गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे गठबंधन की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय गठबंधन दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब देश के बाद। अगर मान लो कि भारत के साथ बांग्लादेश का गठबंधन हो, बांग्लादेश के साथ अमेरिका का गठबंधन हो, अमेरिका के साथ कनाडा का गठबंधन हो, तो ये अंतरराष्ट्रीय गठबंधन होता है जब दो या दो से अधिक देश आपस में मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है जिनका उद्देश्य किसी खास अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे सहयोग करना होता है। अब समझिए बात को, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारी ऐसी परेशानियां हैं जिस पे दो या दो से अधिक देश आपस में मिलके काम करते हैं। हाल फिलहाल में आपने कोरोना का पैंडेमिक देखा होगा जिसमें सारे देशों ने आपस में मिलके काम किया। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, गठबंधन किया, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आए और उनका उद्देश्य कोरोना को खत्म करना था। उदाहरण के लिए नाटो भी है। नाटो के अंदर आपने देखा होगा कई सारे देश का यह समूह है
इसके अलावा यह और भी बहुत सारे हैं, नाटो के अलावा और भी बहुत है। मैंने आपको आसियान पढ़ाया है, आसियान भी इसी प्रकार का एक सहयोगी पार्टी है या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कई सारे देशों को एक साथ जोड़ के रखा गया है। लेकिन नाटो एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि इसमें ज्यादा देश है। तो एक सैन्य गठबंधन है, नाटो क्या है? एक सैन्य गठबंधन है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच में बना हुआ है। ऐसे गठबंधन आमतौर पर सुरक्षा, व्यापार, पर्यावरण और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सहयोग करने के लिए बनते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल गठबंधन है, जो दूसरे कई अलग अलग देशों को एक साथ लाके खड़ा करता है, ऐसे गठबंधन बनाए क्यों जाते हैं? इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो आपस में एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान कर सके, वो आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके, वो आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रख सके और मानवाधिकार जैसे मुद्दे, ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दों को सहयोग के साथ आपस में काम कर सके। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये जो अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, इनका जो आपस में जुड़ाव है, ये अलग अलग देशों में, मतलब वैश्विक लेवल पर, मतलब पूरे विश्व के लेवल पर इन देशों को मजबूती प्रदान करता है। आपको पता है एक गट्ठर को आप आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन कई सारे गट्ठर यदि आपको दिए जाए तो आप उसे आसानी से नहीं तोड़ सकते हो। तो यही है, जब आपस में एक समूह बन के ये काम करते हैं तो वहां पे इनको पूरे विश्व में एक अलग प्रकार का सम्मान प्राप्त होता है। तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय गठबंधन था जो नंबर 2 पे आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम व्यापारिक गठबंधन, ये नंबर 3 पे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा व्यापारिक गठबंधन। अब हम बात करते हैं व्यापारिक गठबंधन के बारे में। व्यापारिक गठबंधन तब बनते हैं जब दो से अधिक कंपनियां या संगठन एक साथ आते हैं। व्यापारिक गठबंधन का मतलब क्या होता है? व्यापार से, बिजनेस से, किसी भी चीज के व्यापारिक गठबंधन का निर्माण तभी होता है जब बड़ी बड़ी दो कंपनियां या बड़े बड़े दो उद्योगपति आपस में एक साथ जुड़ते हैं। तो देखिए, व्यापारिक गठबंधन तब बनते हैं जब 2 से अधिक कंपनियां या संगठन एक साथ आते हैं ताकि वो अपने व्यापार के हितों को, अपने बिजनेस के हितों को आगे बढ़ा सके। कई बार आपने देखा है, बड़े बड़े बैंकों की अगर हम बात करें तो कई बार बैंक भी आपस में मर्ज हो जाते हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती है और कई बार आपको यह टूटते हुए भी दिखेगी। तो यहाँ पे मैं आपको व्यापारिक गठबंधन के बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ पे टूटने की बातें नहीं करेंगे, जुड़ने की बातें करेंगे। जब दो बड़ी बड़ी कंपनियां, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री के मालिक, उद्योगपति आपस में जुड़ने लगते हैं तो ये हमारा व्यापारिक गठबंधन कहलाता है। अब देखिए, गठबंधन अक्सर अनुसंधान और विकास, विपणन या आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग के लिए होता है। ये गठबंधन जो व्यापारिक गठबंधन होता है, ये क्यों बनाया जाता है? ताकि ये आपस में एक कंपनी दूसरे कंपनी का सहयोग कर सके, विकास कर सके, बिजनेस कर सके, आपूर्ति मतलब उनके चीजों को पूरा कर सके, श्रृंखला के सहयोग के लिए होता है। मतलब उनका जो, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट है और वो कोई चीज बना रहा है और डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो रहा है, तो ऐसे में दो अलग अलग कंपनियां साथ में मिलकर जब काम करेंगी तो उनके डिमांड को पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल का गठबंधन एक सफल व्यापारिक गठबंधन का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट, आपको पता होगा, बिल गेट्स, ये जो कंप्यूटर वगैरह में हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं, विंडोज आते हैं, उनके मालिक की बात है। और इंटेल जो है वो अपना प्रोसेसर बनाता है, वो आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर को देता है। तो इनका दोनों का जो व्यापारिक गठबंधन है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक सफल व्यापारिक गठबंधन है, मतलब बहुत ही अच्छे से ये आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता चला रहा है। उदाहरण के लिए ये एक अच्छा उदाहरण था जहां दोनों कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए एक दूसरे के साथ जोड़कर बाजार में बढ़त हासिल करती है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट भी है, ठीक है, उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विदाउट प्रोसेसर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। और अगर इसके पास, इंटेल के पास प्रोसेसर है, तो ये विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई काम नहीं करेगा। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे पे आश्रित हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग करके अपने कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। तो ये एक व्यापारिक गठबंधन के बारे में था। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक गठबंधन, जो नंबर 4 पे आता है। अब हम सामाजिक गठबंधन के बारे में जान लेते हैं, सामाजिक गठबंधन क्या होता है। अब हम नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 कहता है सामाजिक गठबंधन। अब हम जान लेते हैं कि सामाजिक गठबंधन क्या होता है।
सामाजिक गठबंधन तब बनते हैं जब समाज के विभिन्न वर्ग या संगठन किसी खास सामाजिक मुद्दों पर एक साथ आते हैं। देखिए, समाज में भी गठबंधन होता है जब अलग अलग वर्ग या फिर एक ही तरह के वर्ग या संगठन या ग्रुप आपस में जुड़ने लगता है समाज के अंदर, तो वो सामाजिक गठबंधन कहलाता है। और इनका खास सामाजिक मुद्दा होता है, एक खास प्रकार का मुद्दा, चाहे वो मुद्दा समाज में किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है, लेकिन उस मुद्दे को या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये समाज के लोग आपस में जुड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण। अब मान लो मैं जिस समाज में रहता हूं, मान लो मेरा गांव जहां पे है और वहां पे मुझे पेड़ पौधों के बारे में चिंता है, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में जुड़कर एक संगठन बना लेंगे। या फिर अगर हमारे पास कोई संगठन है और समाज में दूसरा संगठन भी चल रहा है जो पर्यावरण के ऊपर काम कर रहा है, तो हम दोनों मिलकर मर्ज हो जाएंगे और फिर पर्यावरण के मुद्दों पर काम करना शुरू करेंगे। तो ये हो जाता है सामाजिक गठबंधन। पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठन, जिसे हम एनजीओ वगैरह भी कहते हैं, एक साथ आते हैं। अलग अलग प्रकार के एनजीओ आपस में मर्ज होते हैं और फिर ये पर्यावरण को सुधारने का काम करते हैं और एक गठबंधन का ये निर्माण कर लेते हैं। अलग अलग एनजीओ के संगठन जो है वो एक गठबंधन का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे गठबंधन में समाज में जागरूकता बढ़ाने, समाज को सजग करने, शिक्षित करने, नीतियों में बदलाव लाने, नियम कानूनों को फेरबदल करके उन्हें अच्छी चीजों को बताने और सामाजिक सुधार के लिए काम करते हैं। ये समाज में उन मुद्दों के ऊपर काम करते हैं जैसे शिक्षा हो गया, जैसे स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण हो गया, जल की बर्बादी हो गई, किसी भी चीज का पॉल्यूशन बढ़ाना हो गया, पर्यावरण को दूषित करना हो गया। तो इन सभी को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के एनजीओ जो हैं वो आपस में मर्ज होकर समाज के अंदर गठबंधन करते हैं और फिर समाज के लोगों को जागरूक करते हैं। ये हमारा सामाजिक गठबंधन था। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गठबंधन के लाभ। हमने अभी तक गठबंधन के प्रकार के बारे में जाना, अब हम जान लेते हैं कि गठबंधन के लाभ क्या हैं, क्या क्या फायदे होते हैं गठबंधन से। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। जब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन के लाभ की बात कर रहे हैं, गठबंधन के फायदे की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। रिसोर्सेज जो होते हैं उसका सबसे ज्यादा उपयोग। गठबंधन के माध्यम से संगठनों और देशों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने का अवसर मिलता है। गठबंधन अगर हो जाए तो आपके देश में, आपके राज्य में, आपके आसपास में जो संसाधन उपलब्ध है उसका आप अधिकतम उपयोग कर पाते हैं, अच्छे से उपयोग कर पाते हैं। जब दो संगठन एक साथ आते हैं तो वो अपने संसाधन, तकनीक, विशेषज्ञता, मतलब कि विशेषज्ञता कहने का मतलब है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अपने विचारों को साझा करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी को साझा करते हैं, अपने नॉलेज को साझा करते हैं। इससे क्या होता है, दो अलग अलग तरह की जानकारी आपस में जुड़कर एक बेहतरीन जानकारी बन जाती है जिससे वो अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, गठबंधन या समूह आपस में जुड़कर अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, अपने अपने दिमाग, अपने अपने मतलब जो रिसर्च करके उन्होंने रखा है उन सभी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इससे एक नई प्रणाली का निर्माण होता है जिससे वो क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में आसानी पाते हैं। मतलब आसान तरीकों से वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। तो ये गठबंधन के लाभ में सबसे पहला पॉइंट था संसाधनों का अधिकतम उपयोग। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जोखिमों का विभाजन। मतलब जोखिम का क्या मतलब होता है, परेशानी। जोखिम तो हो सकता है किसी भी काम में, तो गठबंधन में भाग लेने वाले जो संगठन होते हैं अपने जोखिमों को विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक गठबंधन में अगर एक कंपनी किसी प्रोजेक्ट में असफल होती है तो उसका पूरा प्रभाव पूरे साझेदार पर नहीं पड़ता। इस प्रकार गठबंधन के माध्यम से जोखिम को कम किया जा सकता है। समझिएगा, जब दो अलग अलग प्रकार की कंपनी आपस में जुड़ी है, गठबंधन कर रखी है, तो अगर किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे, किसी ऐसे मैन्युफैक्चर पे, फैक्ट्री पे, कंपनी में कहीं भी अगर उसको नुकसान होता है, उस असफल हो जाती है, तो उसका पूरा प्रभाव दूसरे साझेदार पर नहीं पड़ता। मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो गया तो अब ये मेरे ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये अगर हम तो गठबंधन में है ना, हमने दो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपस में जो मर्ज हुए हैं, और अगर एक प्रोजेक्ट में हम फेल हो रहे हैं तो इसका प्रभाव दोनों के ऊपर पड़ेगा, तो जोखिम इसमें कम हो जाता है। हम दोनों मिलके इस घटना को अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेंगे। गठबंधन के माध्यम से जोखिम को फिर कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, अगर हम दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति अगर हम एक ही काम को कर रहे हैं और हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों ने मिलके इस पहाड़ को तोड़ना है, तो अब पहाड़ को तोड़ने के लिए एग्जाम्पल है ये, अगर हम पहाड़ को तोड़ने जाते हैं दो व्यक्ति मिलके और किसी कारण से हम पहाड़ नहीं तोड़ पाते, तो जो भी समाज में व्यक्ति होगा अगर वो हमें नीचा दिखाने की अगर कोशिश करे, तो ऐसे में क्या होगा, वो अकेले मुझे नीचा नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने गठबंधन में पहाड़ तोड़ने की बात की थी, हम दोनों ने मिलके पहाड़ तोड़ने की बात की थी, तो हम दोनों के ऊपर यह प्रभाव पड़ेगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है नंबर 3, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना। अब ये भी इसके लाभ के अंदर है, इसे समझ लीजिए। गठबंधन के माध्यम से जब दो सरकारें व्यापार या किसी अन्य प्रकार के पार्टी, संगठन, व्यक्ति जब आपस में जुड़ते हैं, तो गठबंधन के माध्यम से संगठनों और देशों को उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में मदद मिलता है। क्या होता है, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव इस कारण से भी बढ़ता है जब दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या देश उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने में मदद करते हैं। एकजुट होकर जब ये आपस में एकजुट होते हैं, आपस में एकत्रित होते हैं, एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने में क्या है कि एक व्यक्ति अगर आवाज बुलंद करता है, आवाज उठाता है, तो उसकी आवाजों को दबाया जा सकता है। लेकिन अगर उसके सपोर्ट में एक संगठन है, हजारों व्यक्ति हैं, तो उसके आवाज को दबाना मुश्किल हो जाता है, जिससे वो नीति निर्माताओं और जनता के बीच अपनी बात को अधिक प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। नीति निर्माता कहने का मतलब होता है हमारी सरकारें। अगर किसी नियम कानून को हमें बदलना है, चेंज करना है, उसको मतलब फेरबदल करना है, तो ऐसे में जनता की जो आवाज है वो अगर ज्यादा होगी, अगर अधिक से अधिक जनसंख्या में वहां पे जनता एकत्रित होकर अपनी आवाजों को बुलंद करती है, तो फिर वो अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बातों को रख सकती है, और वो फिर नीति निर्माता मतलब अपने सरकार, जनप्रतिनिधि के सामने अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। और उन्हें कई बार ऐसा देखा गया है, बातें मानी भी जाती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति अगर किसी बातों को बोलते हैं, तो उन बातों की उतनी वैल्यू नहीं होती है जो कि 1000, 5000, 10,000 और लाख व्यक्तियों के बातों की वैल्यू होती है। तो ये हमारा तीसरा था, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नवाचार और विकास। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ देखते हैं, नवाचार और विकास क्या होता है। इस पॉइंट में कहता है गठबंधन नवाचार और विकास के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। गठबंधन जो है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, नवाचार और उसके ऊपर डेवलप करने के लिए एक उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञता मतलब कि जो एक्सपर्ट होते हैं और विचारों को सम्मिलित नवाचार को बढ़ावा देता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लोग, उनके अलग अलग दिमाग, अलग अलग विचार, अलग अलग टेक्नोलॉजी एक नए प्रोग्रेस को यहाँ पे बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में विभिन्न संस्थानों के बीच गठबंधन ने कई नई खोजों और प्रौद्योगिकी को जन्म दिया है। ये जो वैज्ञानिक खोजें होती है ना, इसमें जब अलग अलग वैज्ञानिकों को एक साथ रखा जाता है तो वो एक नए प्रकार की खोज करते हैं। और उदाहरण के लिए ऐसे कई प्रकार के मिसाइल हैं, वेपन्स हैं जो बनाए गए हैं अलग अलग साइंटिस्टों के साथ मिलकर। जब उनको साथ में रखा गया, उनका गठबंधन कराया गया, तो वो नई प्रौद्योगिकी को जन्म दिया है, वो नए विचारों को जन्म दिया है, नए प्रकार के आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को जन्म दिया है। तो ये नवाचार और विकास के बारे में था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है गठबंधन के चुनौती। जितनी भी चीजें आज तक हमने पढ़ी है उसमें चुनौतियां तो आती ही है, परेशानियां आती ही है, दिक्कत आती ही है। जब हमने इससे पहले जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें भी हमने चुनौतियों के बारे में पढ़ा था, और आज हम गठबंधन जब पढ़ रहे हैं तो गठबंधन के भी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए गठबंधन की चुनौतियों के बारे में देखते हैं। इसके सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है स्वार्थ और हितों का टकराव। स्वार्थ, आपस के स्वार्थ,
गठबंधन में शामिल संगठनों के स्वार्थ और हित अक्सर एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। अक्सर ये सब नेतागिरी में देखा जाता है। जब सरकारी गठबंधन होता है ना, तो अपने अपने स्वार्थों को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है। नेताजी सब जो होते हैं ना, मैंने आपको इससे पहले वाले में भी, संघवाद वाले में बताया था कि नेताजी जो होते हैं, जिन्हें हम अपने मत से चुनते हैं, जिन्हें हम अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं और जो सरकार का निर्माण करते हैं, इनके लिए अभी के समय में राजनीति का मतलब ही बदल गया। ये अब राजनीति को जनता की सेवा ना समझकर अपनी सेवा, अपने पुत्रों की सेवा, अपने पत्नियों की सेवा, पत्नियों मतलब कि एक से ज्यादा, नेताजी सब का कैरेक्टर ना आजकल बदल गया है। ये नेताजी सब मतलब पहले की तरह नहीं है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, ये मतलब और तो कुछ नेता मुझे कुछ खास नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, कह सकते हैं नरेंद्र मोदी नहीं है। ये सब बेचारे बिना पत्नी के थे। और आजकल के समय में ऑफिशियल भी है, अनऑफिशियल भी है, कई सारे हैं इनके। तो ये अब राजनीति का मतलब ना पहले से बदल गया है और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में राजनीति और बदल जाएगी। मतलब अभी तो चलो करप्शन ही करप्शन है, आगे से ये सब खुल्लम खुल्ला होगा कि हाँ भाई हम बने हैं, हम नेता हैं, तो हमारा तो भाई इतना फिक्स अमाउंट है, हमको तो ये चाहिए, ये सब चलेगा आगे आने वाले समय में। तो ये जो स्वार्थ और हितों का टकराव है, ये अक्सर होता है। दो अलग अलग पार्टियां अगर आपस में मिलती है, खासकर मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, तो ये क्या करते हैं कि भाई हमें तो वो मंत्रालय दो जिसमें इनकम बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कमाई बहुत ज्यादा हो। मुझे ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे दो, उसमें ना मैं मारूंगा रेड और पैसे कमाऊंगा। तो ये होता रहता है। अब दूसरा आदमी कहेगा है भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इनकम टैक्स तो हमको चाहिए, आपसे में लड़ लेंगे, आपसे में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के साथ ये टकरा सकते हैं। जब संगठन अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देता है, व्यक्तिगत हित, मेरी पत्नी के पास फ्लैट नहीं है दिल्ली में, मुंबई में फ्लैट नहीं है यार, बेंगलोर में फ्लैट नहीं है, हम जाते हैं हमको होटल में रहना पड़ता है, तो ये व्यक्तिगत हित है। मेरे पत्नी कहेगी अरे पिया जी वो हमारे भाई को आपने वो टेंडर नहीं दिलवाया, पुल वाला 3,000 करोड़ का था। मंत्री जी कहेंगे प्रियतमा टेंशन मत लो, वो टेंडर मिल जाएगा, और वो जो मंत्री जी के साले हैं ना, वो 3,000 करोड़ का जो टेंडर है उसमें 2,000 करोड़ खाइए जाएंगे, 1,000 करोड़ में बालू तालू मार के कहीं भी पुल बना देंगे, और उसमें हम जैसे आम आदमी जाएंगे, धंस के मर जाएंगे। तो यही जीवन हो गया है। यहाँ पे व्यक्तिगत टकराव होने की संभावना ज्यादा होती है और सहमति उत्पन्न हो जाती है। मतलब बातों का जो मानने का शैली है ना, जो तरीका है ना, वो नहीं होता है। वो कहते नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, हमारे पास इतने जनप्रतिनिधि हैं, सरकार गिरा देंगे, दिस डैट सब कर देंगे। अब क्या करें, गठबंधन का सरकार है, मजबूरी है, जनता को लूटो, जनता से पैसा निकालो, टैक्स बढ़ाओ, आलू का रेट बढ़ाओ, प्याज का रेट बढ़ाओ, चावल दाल महंगा करो, छोटे छोटे। आप कभी गौर कीजिएगा, आप अपने लाइफ में ये चीजें देखिए, सरकार हमें लूट कैसे रही है। आप छोटे छोटे पॉइंटों पे ध्यान दीजिए। जो चावल हम लोग खाते हैं, वो चावल जो पहले 50 का था, अब वो 80 का हो गया, 30 रुपए, 1 किलो पे 30 रुपए बढ़ गया। लेकिन ये अचानक से नहीं बढ़ा है, ये 5-5 रुपए करके बढ़ा है। तो हमें तो ये फील ही नहीं हुआ, क्योंकि हम तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हमें क्या पता चला कि 5 रुपए आज जेब से मेरे ज्यादा राशन की दुकान पे गया है। लेकिन ये 5, 10, 15, 20 रुपए जो है, वो भारत के करोड़ों व्यक्तियों के जेब से निकल के उन्हीं करप्ट अधिकारियों और करप्ट सरकार के पास जा रहा है, जो हमें लूट रहे हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलता था, आज 1,000 रुपए में मिल रहा है। लेकिन ये एक बार नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी आए कहे कि नहीं 500 का सिलेंडर भाइयों एवं बहनों अब 1,000 रुपए में मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। वो हुआ 500 से 550, 675, 825, 950, 1,100, 1,100, 1,200 भी हो गया था। तो ये ऐसे बढ़ा कि हमें पता ही ना चले कि पूरे महीने में हमने 100 रुपए ज्यादा दिया है या 500 रुपए ज्यादा दिया है। और आज हमारी जेब पे अगर आप देखो, जो राशन हम लोग लाने जाते थे तो वो 3,000 रुपए में आ जाता था पूरे महीने का, आज वो 6,000 रुपए में आ रहा है, दोगुना। तो ये 3,000 अगर मैं अकेला एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, अधिक खर्चा कर रहा हूं, तो पूरे भारत के लोगों के जेब से अगर 3,000 रुपए हर महीने जा रहा है, तो ये कहां जा रहा है, सरकार के पॉकेट में ही तो जा रहा है। और ये कोई लेखा जोखा नहीं है, कुछ नहीं है। कहां संविधान के नियम, कहां कानून, कहां नेताजी, कहां ये ऑफिसर, कहां आईएएस, कहां आईपीएस। पूरी दुनिया जो है वो धूम में लगी हुई है, धूम में, इंस्टाग्राम के रील में, फेसबुक के रील में, ये सब के रील में लगे हुए हैं। लेकिन ये हमारे पॉकेट पे इसका असर पता चलता है।
हमारे पॉकेट पे। अब आप जब कमाओगे, अभी तो आप लोग स्टूडेंट हो, जब आप कमाने लगोगे, जब आप अपने घर के लिए राशन लाओगे, जब आपको पता चलेगा कि अरे भाई हम तो आज तक दाल खाते ही थे, पापा लाते थे तो पता नहीं था, अब हमें खरीदना पड़ रहा है, तो पता चलेगा 200 रुपये दाल है भाई, 200 रुपये केजी दाल है, जो अगर आपके 5 परिवार का अगर फैमिली है तो एक हफ्ते का कोटा है। मतलब एक हफ्ते में आपने सिर्फ 200 का दाल खा लिया, तो चावल, सब्जी, मसाला, तेल, हींग, हल्दी, लहसुन, ये सब कहाँ गया? ये सब करते करते एक लंबा सा बजट बन जाता है। तो ये सब असहमति और टकराव, ये गठबंधन की सरकार, दिस डैट, हलाना फलाना के कारण ही होता है। और अंततः क्या होता है? विफलता के कारण कई बार तो सरकारें गिर जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकारें गिर जाती है स्वार्थ और हितों के टकराव के। अब दो अलग अलग पार्टियों ने आपस में जोड़ा है, एक दूसरे को आपस में उन्होंने गठबंधन किया है, तो भाई दोनों पार्टियों को लाभ चाहिए, दोनों पार्टियों को माल कमाना है, उसको भी कमाना है, इसको भी कमाना है। तो इस बीच में जो बैलेंस बन गया तो सरकारें चल गई, और बैलेंस नहीं बना तो सरकारें गिर गई। तो अक्सर स्वार्थ और हितों का टकराव इसकी चुनौती में सबसे पहले पॉइंट में आपको पढ़ना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है नेतृत्व और प्रबंधन की समस्या। नेतृत्व, देखिए एक पार्टी की अगर सरकार हो तो फैसला लेने में आसानी होती है कि हाँ भाई सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री ने जो कहा वो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो हर एक फैसले को ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी भी सरकार गठबंधन पे चल रही है। तो इन गठबंधन में जो जो लोग हैं उनकी बातों को भी ध्यान में देना होगा। नीतीश बाबू के भी बातों को मान प्रतिष्ठा देना होगा, उनके कमाई पर भी ध्यान देना होगा, तभी तो अगला चुनाव में खर्चा होगा। गठबंधन का प्रबंधन और नेतृत्व एक जटिल कार्य होता है। ये प्रोसेस करना, ये समझना, ये समझाना कि किस प्रकार के नेतृत्व को हमको साथ में लेके चलना है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। अगर ये जो गठबंधन वाली पार्टी है इन प्रक्रियाओं को, इन नेतृत्व के महत्व को समझ ले तो सरकारें चल जाती है, अगर नहीं समझती तो सरकारें गिर जाती है। विभिन्न संगठनों के नेताओं के बीच संवाद और समन्वय की कमी होने पर गठबंधन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए जब गठबंधन की सरकार होती है तो आपस में समन्वय, बातचीत, आपस में बैलेंस बना के चलना, सभी नेताओं को खुश रखना, सभी पार्टीज को खुश रखना जो हमारे गठबंधन में है, ये अगर सही तरीके से है तब तो ठीक है, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, सरकारें गिर जाएगी, बिखर जाएगी, कमाई बंद, सरकार खत्म। यहाँ पे जनता के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे आपस में गठबंधन के नेताओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखा गया है। प्रभावी नेतृत्व और प्रबंधन की कमी गठबंधन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई बना सकती है, कठिन हो सकता है यदि सही तरीके से फैसले नहीं लिए जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार कमजोर हो रही है, गठबंधन की सरकार के मन मुताबिक वो नहीं चल रही है, तो गठबंधन पीछे हट जाएगा, समस्या वहीं पे उत्पन्न हो जाएगी। तो नेतृत्व और प्रबंधन की समस्याएं यहाँ पे आती रहती है। अगला स्लाइड हमारा कहता है सांस्कृतिक और व्यावसायिक मतभेद। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। गठबंधन में शामिल संगठन विभिन्न सांस्कृतिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि ब्राह्मणों की पार्टी है, क्षत्रियों की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, जाटों की पार्टी है, ऐसा तो है नहीं। अलग अलग दल के लोगों के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं, और वो सभी क्या करते हैं? अपनी संस्कृति को महत्व देते हैं। अगर मैं बिहार से हूं तो मैं अपनी संस्कृति को महत्व देता हूं, मैं अपने छठ पर्व को ज्यादा महत्व देता हूं। दिल्ली में छठ पर्व करने के लिए सरकार से परमिशन लेना, दिस डैट करना, ये क्यों? क्योंकि मैं अपनी संस्कृति को महत्व देता हूं। और ऐसा ही होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग जाति, धर्म, बोलचाल, खान पान, सब कुछ विभिन्न तरीकों से आपको देखने को मिलेगा। ये मतभेद गठबंधन के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी भाषा को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने खान पान, वेशभूषा, रहने के स्टाइल, लाइफ स्टाइल को सबसे ऊपर बताता है। तो ये मतभेद उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गठबंधन में विभिन्न देशों के संगठन एक दूसरे के व्यावसायिक संस्कृति और कार्यशैली को समझने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अब मान लो, ये तो मैं भारत की बात कर रहा था, भारत में भी आपको पता है कि विविधता है। अब जो कल्चर जम्मू कश्मीर में है वो हमारे बिहार में थोड़ी ना, जो उत्तर प्रदेश में है वो झारखंड में थोड़ी ना, जो चेन्नई तमिलनाडु में है वो सिक्किम गैंगटॉक में तो नहीं है।
हर एक जगह का अलग अलग कल्चर है। अब इन सभी के समूह को अगर एक साथ बैठा दो तो हम तो ऐसे ही साउथ की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, तो उनसे वार्तालाप क्या करेंगे। वो हमारी भाषा नहीं समझ पाएंगे तो वो हमसे वार्तालाप क्या करेंगे। ऐसे ही अगर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर अलग अलग देशों को अगर बैठा दिया जाए, जिसमें चाइना हो, कनाडा हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, फ्रांस के लोग हों, तो अब ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आपस में बातें कैसे करेंगे। हाँ, हो सकता है एक माध्यम इंग्लिश हो सकता है, हाँ इंग्लिश में बात करें, लेकिन सभी को इंग्लिश आता है क्या? नहीं। अगर इंग्लिश आता भी है तो चलो ठीक है, कम्युनिकेट कर लिया। अब फ्रांसीसी कहेगा कि भाई मेरा तो ये दिस डैट कपड़ा लत्ता ये सब ठीक है, भारत वाला कहेगा हट हमारा लिट्टी चोखा ठीक है, भाई धोती कुर्ता ठीक है। तो यहाँ पे विविधता के कारण मतभेद हो सकता है और फिर ये यहाँ पे कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है, संगठन टूटने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गठबंधन की अस्थिरता। अब इसे समझ लेते हैं, चौथा नंबर जो है गठबंधन की अस्थिरता। गठबंधन की अस्थिरता एक प्रमुख चुनौती होती है, टूटने की संभावना होती है, अस्थिर हो जाता है, एक जगह टिका नहीं रहता है, विशेषकर राजनीतिक गठबंधन। मैंने आपको शुरुआत से यही समझाया, ये सब ज्यादातर राजनीति में ही होता है, नेता नेता सब लड़ेगा, गठबंधन बनाएगा, फिर तोड़ेगा, उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। चुनावी राजनीति में गठबंधन अक्सर अस्थायी होते हैं, बनाए जाते हैं और उनमें अस्थिरता की संभावना अधिक होती है। ऐसे गठबंधन लंबे समय तक टिकने में असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन गठबंधनों में स्वार्थ की पूर्ति नहीं करवाते हैं, यहाँ पे स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो इनको टूटने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है, जिससे वो अपने लक्ष्यों की प्राप्त करने में विफल रह जाते हैं। जिस कारण से ये गठबंधन बनाया जाता है उन कारणों को, उन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जाता है, तो इसमें गठबंधन की अस्थिरता को ही देखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है गठबंधन एक महत्वपूर्ण और प्रभावी संसाधन है। सही बात है, आप इसको निष्कर्ष में या कंक्लूजन में लिख सकते हो कि गठबंधन जो है एक महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन है, जिसके माध्यम से चीजों को अच्छा बेहतर भी किया जा सकता है। क्योंकि कई बार, अब देखिए राजनीतिक गठबंधन की तो मैं बात नहीं करूंगा, इसमें तो तोड़ मरोड़, ऊपर नीचे, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ, दिस दैट, करप्शन सब भरा हुआ है। लेकिन और भी तो गठबंधन है जो संगठनों, दलों और देशों को एक साथ लाकर उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। कई बार संगठन अच्छा भी काम करता है, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति करवाता है, उनके आपस के दल मिलकर एक अच्छा काम भी करते हैं। हालांकि इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी है, जो मैंने आपको चुनौतियों के अंदर बताया है, जिन्हें समझने और उनसे निपटने की आवश्यकता होती है। अगर आप गठबंधन में सही तरीके से चुनौतियों को समझते हैं तो इससे निपटा जा सकता है। गठबंधन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कैसे संगठन अपने हितों, संसाधनों और विचारधाराओं को समन्वित करते हैं। सही नेतृत्व, प्रबंधन और संवाद के माध्यम से गठबंधन को सफल बनाया जा सकता है, जिससे समाज, व्यापार और राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। ध्यान से समझिए कि गठबंधन को आप बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ ये बात है कि अगर गठबंधन में आप स्वार्थ को अपना पर्सनल स्वार्थ बना लो, निजी स्वार्थ बना लो, तो वहां पे गठबंधन में परेशानी आ सकती है। लेकिन गठबंधन के माध्यम से अच्छे अच्छे कार्यों को भी किया जाता है। अगर उसको आप सही नेतृत्व देते हैं, सही तरीके से बैलेंस करते हैं, सही तरीके से समझते हैं, सही तरीके से शिक्षा प्रदान करते हैं, तो गठबंधन एक प्रभावी ढंग हो सकता है समाज में बदलाव लाने का। तो ये गठबंधन का जो टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त हो गया। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।